जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे। अगर आप इससे पहले अगर आप वीडियो देखे होंगे कि जिसमें हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में वहाँ का फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले वैदिक सभ्यता जो जिसमें वीडियो 1 बना हुआ दोस्तों, वो वीडियो जरूर देखें। तब आपको इस वीडियो आपको क्या होगा, ऋग वैदिक काल के बारे में, वहाँ के जीवन के बारे में अच्छे ढंग से समझ में आएगी। और दोस्तों, आप लोगों का कमेंट था कि सर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में क्या वीडियो अपलोड कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि समय पर ये सभी वीडियो आप लोग मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या वैदिक सभ्यता का जो विभाग था पूर्व वैदिक काल, उसके बारे में क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि पूरे वैदिक सभ्यता का कालखंड कब से कब तक था दोस्तों, 1500 से 600 बीसी तक। क्या दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या था, वैदिक सभ्यता का कालखंड माना गया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था। एक पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, एक उत्तर वैदिक काल। तो हम लोगों ने देखा था कि पूर्व वैदिक काल का कालखंड कब से कब तक दोस्तों, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। क्या 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। फिर हम लोगों ने देखा था कि उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इसका क्या करता कालखंड माना गया था। जो इसके उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल का क्या राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन ऋग वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखने को मिलता है कि राजनीतिक जीवन में जो यहाँ का जन था, जो लोग थे, वो कबीलाई जीवन जीते थे। यानी कि कबीलाई जीवन यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो समूह में रहते थे। क्या दोस्तों, बड़े बड़े लोगों का क्या होता था, समूह होता था। ये लोग जो समूह होते थे, विभिन्न जो जन लोग होते थे विभिन्न कबीला में, यानी कि विभिन्न लोगों का एक बहुत बड़ा समूह होता था जिसे कबीला कहते थे। यानी कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, कबीला में रहते थे। क्या दोस्तों, कबीलाई जीवन जीते थे, जन लोग थे, बड़े समूह का होता था। यहाँ पर जो राजा होता था, यानी जिसे राजन कहते थे, यहाँ पर राजा का अधिकार होता था, लेकिन नाम मात्र का केवल राजा होता था। क्योंकि यहाँ पर राजा का अधिकार केवल क्या था, सीमित अधिकार था। क्या यहाँ पर राजा का अधिकार क्या था दोस्तों, सीमित था। ऐसा नहीं था कि राजा अगर शासन करता है तो पूरे क्षेत्र पर राजा का क्या होता था, शासन होता था। ऐसा नहीं, राजा तो होता था जिसे राजन कहते थे, लेकिन सीमित मात्रा में क्या होता था, राजा का क्या होता था, अधिकार होता था। ऐसा क्यों, क्योंकि राजा की सहायता करने के लिए विभिन्न विभिन्न समितियां बनाई गई थी, विभिन्न विभिन्न सभाएं थी राजा की सहायता करने के लिए। राजा ही पूरे प्रदेश पर क्षेत्र पर कंट्रोल नहीं करता था, उसकी सहायता करने के लिए कई अधिकारी, कई समिति भी बनाए हुए थे, जिसमें से राजा की सहायता करने के लिए समिति थी, सभा थी, विधत थी और गण थी। ये 4 प्रकार की सभाएं थी जिसको राजा क्या करती थी, सहायता करती थी। जिसमें से हम लोग देखेंगे समिति। क्या समिति, समिति जो होती थी आम सभा की क्या होती थी, आम लोगों का एक सभा होता था जिसे क्या कहते थे, समिति। और ये कोई बाहरी लोग नहीं होते थे, जो गांव के जो लोग होते थे ना, उसे ही क्या कहते थे, समिति। जो यहाँ पर क्या होता था, आम सभा बैठे थे लोग, आपसी अपने विवादों को, आपसी समस्याओं को आपस में बैठकर क्या करते थे, सुलझाने का काम करते थे। तो पहला क्या था दोस्तों, समिति। दूसरा हम लोग देखते हैं सभा। क्या सभा, सभा जो होती थी कुलीनों की संस्था होती थी। कुलीनों की सभा जो होती थी ये कुलीनों की संस्था होती थी। कुलीन किसे कहते थे, जो उच्च वर्ग के लोग, जो श्रेष्ठ यानी जो पैसे वाले, जो धनी, जो समाज में जिनका स्थान ऊंचा था, वो कुलीनों की संस्था कहलाते थे, जिसे क्या कहते थे, सभा कहते थे। तीसरा क्या था, विधत। क्या विधत, जिसमें उपज और लूट बंटवारा। अगर मान लीजिए जो ये लोग रहते थे, जो उपज होता था, अनाज उगता था, या कबीला कबीला में कभी लड़ाई होता था, तो जो अनाज लूट कर लाया जाता था, तो उसमें उसे कौन लोग करते थे, जो उस विभाग का नाम क्या था, उस विभाग का नाम क्या करते थे, विधत। विधत में यानी उपज का लेन देन होता था, और जो भी बंटवारा होता था लूट का, जो विभिन्न विभिन्न कबीलाओं में लड़ाई होती थी,
या दूसरे जगह से क्या होता था, अनाजों को या कोई वस्तु को लूट कर लाया जाता था, तो वो कौन विभाग थी जो बंटवारा करता था, वो कहलाती थी विधत। समिति सभा विधत के बाद एक और होती थी सभा या कमेटी होती थी गण। क्या गण? ये भी क्या होती थी, कुलीनों की सभ्यता थी। क्या? कुलीनों, यानी कि ये भी क्या थी, उच्च वर्गों की क्या थी, सभा थी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि समिति या जो विधत है, क्या समिति और जो विधत है, इसमें महिलाओं को भी क्या होता था, परमिशन मिलता था इस सभा में आने के लिए। लेकिन सभा और गण में यहाँ पर यानी जो उच्च कुल का क्या, उच्च लोगों का जो सभा होता था उसमें महिलाओं को स्थान नहीं मिलते थे। लेकिन समिति और गण में महिलाओं को भी एंट्री थी, समिति में बैठक ले सके। आगे देखते हैं, किस राजा के कई अधिकारी भी होते थे राजा की सहायता करने के लिए। जिससे पहला क्या था, पुरोहित। क्या? पुरोहित जो ऊंचे वर्ग के, जैसे आज उनके जमाने में जो पूजा पाठ कराने का जो काम करते थे वो कौन करते थे, पुरोहित। यानी पुरोहित जो लोग होते थे वो भी राजा की क्या करते थे, सहायता करते थे। सेना भी होती थी। क्या दोस्तों? राजा के पास क्या होती थी, सेना भी होती थी जो राजा की क्या करते थे, सहायता करने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए सब। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ करती थी, सेना भी हुआ करते थे। पूरब भी हुआ करते थे। क्या? पूरब, यानी कि जो इनका किला होता था, किलों का सुरक्षा करने वाला ही क्या कहलाता था, पूरब। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, किलों का जो सुरक्षा करने वाला होता था वो क्या कहलाता था, पूरब। गुप्तचर विभाग भी होती थी। क्या? गुप्तचर विभाग भी होते थे। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर गुप्तचर भी हुआ करता था। गुप्तचर उसे कहते हैं जो किसी दूसरे स्थान पर जाकर गुप्त रूप से वहां पर रहकर वहां के बातों को पता लगाता था और राजा या अपने से उच्च अधिकारी जो होता था उसके जो वहां का जो संदेश वहां से जो लाता था चुराकर, उसे क्या राजा अपने अधिकारियों को बताता था। यानी गुप्तचर विभाग भी था। ये सब क्या थे, राजा के क्या थे, अधिकारी थे। यहाँ की जो सेना थी, क्या दोस्तों, वहां की जो सेना थी सीमित मात्रा में थी। क्या? यहाँ की जो सेना थी बहुत ही सीमित मात्रा में थी, क्योंकि यहाँ पर उतने युद्ध नहीं होते थे। और जो सेना होती भी थी वो गांव के ही लोग होते थे, इसलिए सीमित मात्रा में नाम मात्र के सेना होते थे। अगर जरूरत पड़ती तो आम लोगों को ही सेना के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, नहीं तो आम लोग अपना खेती बाड़ी जैसे दूसरे उद्योग धंधे का काम करते थे। जरूरत पड़ने पर सेना विभाग में भी ये भाग लेते थे। और सेना जो होती थी पैदल और घुड़सवार दोनों होती थी। क्या? जो सेना यहाँ की थी पैदल और घुड़सवार दोनों हुआ करती थी। एक यहाँ क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। क्या? स्वेच्छा से दिया गया कर। यानी कि अगर मन है तो कर दीजिए, नहीं मन है तो कर नहीं दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं थी कि आपको कर देना ही है, देना है, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि जो कर लिया जाता था स्वेच्छा से उसे क्या कहते थे, बलि कहते थे। यानी कि जो राजनीतिक जीवन में स्वेच्छा से अपने मन से जो कर दिया जाता था वो क्या कहलाता था, बलि कहलाता था। यानी बलि कर लिया जाता था। इसका उल्लेख नहीं मिलता है। किसका उल्लेख नहीं मिलता है? यानी कि यहाँ पर न्याय व्यवस्था किस तरीके से होता था, इसका उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है कि लोगों को न्याय कैसे मिलते थे। हाँ, लेकिन राजा सबसे उच्च स्थान रखता था और राजा का अधिकार होता था, तो उन लोगों के द्वारा न्याय किया जाता था। लेकिन एक ठोस सबूत नहीं मिलती है कि राजनीतिक जीवन के अंदर यहाँ के लोगों का न्याय व्यवस्था कैसा था, इसका जानकारी नहीं मिलती है। हम लोग देखते हैं वंशागत, यानी राजा का पद जो होता था, क्या होता था, वंशागत होता था। क्या दोस्तों? राजा का जो पद होता था वंशागत। वंशागत करने का मतलब राजा का परिवार में ही लोग या राजा का बेटा ही क्या बनता था, आगे तक राजा बनता था। लेकिन ये भी नाम मात्र की केवल थे, क्योंकि जनता इसे हटा भी सकते थे। अगर जनता की मर्जी से अगर इस पद को हटाना भी हो तो ये राजा का पद क्या होता था, हटता था। वंशागत भले ही था, लेकिन लोग अपनी मर्जी से उस पद को क्या होता, वंशागत जो उस पद पर बैठा उसे हटा भी सकते थे। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि राजनीतिक जीवन में क्या क्या हम लोगों ने देखा। कि राजनीतिक जीवन में यहाँ का जीवन कैसा था, कबीलाएं था। यानी कि कबीलाएं बड़े बड़े समूह में यहाँ के लोग रहते थे। आज भी देखते हैं कि लोग परिवार एक समूह का हिस्सा हुआ करता था, तो वहां पर कई लोग परिवार मिलकर बहुत बड़ा कबीलाएं बनता था, ऐसे लोग रहते थे। यहाँ पर समिति होता था जिसे राजा कहते थे, यानी राजा सर्वश्रेष्ठ होता था। और राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विधत और गण हुआ करता था। राजा की सहायता के लिए अधिकारी हुआ करते थे, पुरोहित, सेना, पूरब जो किलों का रक्षा करता था।
और गुप्तचर विभाग भी यहाँ था। यहाँ पर सेना भी थी, सीमित मात्रा में थी, घोड़े घुड़सवार सेना भी थी और पैदल वाले सेना भी थी। स्वेच्छा से जो कर लिया जाता तो उसे क्या कहते थे, बलि कहा जाता था। और यहाँ पर न्याय व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। राजा का जो पद होता था वंशागत होता था, लेकिन लोग अब इसे हटा भी सकते थे। तो ये पढ़ने थे क्या दोस्तों, राजनीतिक जीवन में। आगे हम लोग देखते हैं क्या, सामाजिक जीवन। क्या, पूर्व वैदिक काल की सामाजिक जीवन यानी कि ऋग वैदिक काल की सामाजिक जीवन कैसी थी। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि समाज समतावादी थी। क्या, समाज जो थी समतावादी थी, यानी कि यहाँ का समान क्या था, समाज जो था समान थी ना, भेदभाव यहाँ पर ज्यादा देखने को नहीं मिलते थे किसी भी चीज को लेकर। तो यहाँ की जो समाज कैसी थी, समतावादी यानी कि समान थी। लेकिन हाँ, आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले अगर देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल में हड़प्पा सभ्यता, ये वैदिक सभ्यता से पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहां पर देखें कि वर्ण व्यवस्था का या जाति भेदभाव इस तरह का कोई नहीं था। लेकिन जैसे वैदिक सभ्यता आई तो वहां पर वर्ण व्यवस्था का क्या मिलता है दोस्तों, उल्लेख मिलता है। एक बात आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आप किसी भी चीज को रटे नहीं। भले लोगों को लगता है कि इतिहास बहुत हार्ड है, लेकिन इतिहास हार्ड नहीं होता। इतिहास आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो इतिहास आपको बहुत इजी तरीके से आपको क्या हो जाएगी, समझ में। इसमें कोई मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल नहीं, आराम से आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था क्या कहता है सामाजिक जीवन में। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। क्या दोस्तों, वर्ण व्यवस्था जो क्या थी, किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, 9वें मंडल में। 9वें मंडल यानी कि ऋग पूर्व वैदिक काल में एक रचना हुई थी। 4 वेद में हम लोग देखे थे, ऋग वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग वेद में 10 अध्याय है जिसे मंडल कहते हैं। तो 9वें अध्याय यानी 9वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का क्या मिलता है, चर्चा मिलता है। उस पर कर्मवादी, जो जैसा कर्म करता है, अगर कोई बढ़ई बनाने वाला हो तो उसे उस कर्म पर उसे वर्ण व्यवस्था में डाल दिया जाता था। जो निचला क्रम का जो काम करता था उसे नीचे वाला में डाल दिया जाता था। जो उच्च किस्म का काम करता था, मंत्र वगैरह पढ़ने का जो काम करता था, उसे ऊंचे कोटि में डाल दिया जाता है। इसकी और चर्चा कहाँ मिलती है, 10वें मंडल में, यानी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है यानी 10वां अध्याय है, वहां पर वर्ण व्यवस्था का क्या मिलता है, और अधिक मतलब क्या विस्तार से पता चलता है कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का चर्चा किया है। ब्राह्मण उन्हें कहा जाता था, कहा जाता कि ब्राह्मण यानी कि ब्रह्मा जी के मुंह से निकला है। जो विद्वान लोग होते थे, जो मंत्र वेद ये सब का क्या करते थे, अध्ययन करते थे। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ में रखा जाता, सबसे ऊंचा स्थान का होता था। उनके नीचे अगर देखा जाए तो क्षत्रिय को रखा जाता था। क्या, क्षत्रिय कहने का मतलब जो रक्षा करने वाला होता था, जो किलों का सुरक्षा करता था, जो राजा का क्या करता था, सहायता करता था। और इसे ब्रह्मा जी का कहा जाता है कि भुजाओं से, ब्रह्मा जी के क्या, भुजाओं से यानी शक्तिशाली से माना जाता था। तो पहले नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य को रखा गया। वैश्य यानी कि व्यापारी को रखा गया। क्या दोस्तों, वैश्य नंबर पर यानी व्यापारी को रखा गया। यानी कि इन्हें कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के ये जांघों से इनके क्या हुई, उत्पत्ति हुई, ऐसा लिखा गया है। ऐसा क्या, चौथे नंबर पे क्या लिखा गया, शूद्र के बारे में क्या है। चौथा नंबर पर शूद्र, शूद्र को सबसे नीचे कैटेगरी में डाला गया है। शूद्र कहने के बाद इन तीनों को जो सेवा करता था वो क्या कहलाते थे, शूद्र कहता था। इन तीनों को जो सेवा करना होता था, या इन तीनों को अगर इनके यहाँ कोई अगर मर जाता था, उनको शवों को कौन ले जाएगा, तो ये शूद्र कहेंगे। जो भी नीचे किस्म का जो काम होता था शूद्र को, और शूद्र को गांव से अलग रहने का कहा जाता था। ये सब समाज की स्थिति थी। लेकिन ये सब तो इंसानी थे। ऐसा नहीं है कि आप किसी कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था में किसी को डाल देते हैं मंत्र वगैरह पढ़ने का। अगर शूद्रों का मंत्र अगर पढ़ भी लिया जाता था तो कहा जाता था कि उनका जीव भी काट दिया जाता था। जिस रास्ते से अगर शूद्र चलते थे उस रास्ते से जो उच्च जाति के लोग थे वो लोग नहीं चल सकते थे। तो ये सब कहने का मतलब है आज 2025 में हम लोग जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं सब सही नहीं था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ठीक है। अगर क्या इनका जो शूद्र में जो जन्म ले रहा है वो IAS IPS नहीं बन सकता है, वो उसको भी बनने का अधिकार है। लेकिन ये सब क्या था उस जमाने में गलत ही, लोगों की मानसिकता पर दिखाते थे कुछ समय कैसे थे, क्योंकि इतिहास दोहराया नहीं जा सकता दोस्तों, इतिहास को बदला जा सकता है। तो हम लोग आज 2025 में जी रहे हैं, सभी मनुष्य, सभी मानव जाति क्या है, समान है।
क्या शूद्र जिस कुएं में पानी पी सकता था क्या ब्राह्मण पी जाते तो क्या होता, या जिस ब्राह्मण जिस कुएं में पानी पी रहे तो शूद्र पी लेते तो क्या होता। तो ये सब कहने को सिर्फ थे, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में सब लोग क्या कर रहे हैं, समान मात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी वर्ण व्यवस्था का विस्तार किसमें, 10वें मंडल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब का चर्चा मिलता है। फिर हम लोग देखते हैं कि दास प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। क्या यहाँ पर कोई क्या था दोस्तों, दास प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं था कि दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, दास प्रथा का प्रचलन तो था, लेकिन जैसे यूरोप का दास प्रथा के बारे में देखिएगा उस तरीके से यहाँ पर अभी तक पूरे वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन होने के बाद भी उतना पर दास प्रथा का प्रचलन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि दासों से कुछ कुछ ही काम करवाया जाता था, बाकी स्वयं ये लोग करते थे। लेकिन दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन आगे चल के जैसे उत्तर वैदिक काल में उसके बाद में जैसे जनपद महाजनपद और अनेक से जो वंश आए, मौर्य वंश गुप्त वंश, आगे जैसे जैसे इतिहास बढ़ा है ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के बाद, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि भारत जैसे देश में भी दास प्रथा का प्रचलन अधिक बढ़ गया था। फिर उससे भी चलकर आगे चल के क्या किया गया था, खत्म किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर परिवार क्या की दोस्तों, परिवार जो होती थी समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। क्या, जो जिस समाज में लोग रहते थे उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, परिवार। कहीं ना कहीं बात है कि आपका परिवार, मेरा परिवार, उनका परिवार, सबका परिवार मिलकर ही क्या मिलता है, एक समाज मिलता है। क्या हम कहेंगे कि मेरा परिवार एक समाज है तो क्या पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। आपका मेरा सबका परिवार मिलकर क्या बनाता है, समाज की रचना कहते हैं, जिसे क्या कहते थे उस जमाने में, कबीला कहते थे। यानी इनका जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन होता था, कबीलाई जीवन में लोग जीते थे। आगे देखते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि इनका संयुक्त परिवार होता था। क्या, संयुक्त परिवार यानी कि ये लोग मिलजुल कर रहते थे, बहुत बड़े बड़े समूह का कबीला होता था, समाज होता था, ये लोग मिलजुल रहने का काम करते थे, कृषि करते थे। और आगे देखते हैं क्या, प्रतिशतात्मक, क्या प्रतिशतात्मक, यहाँ की समाज में प्रतिशतात्मक था, यानी पुरुष प्रधान था। वही वैदिक सभ्यता से पहले हम लोग सभ्यता देखे थे हड़प्पा सभ्यता पे, तो वहां पर मातृसत्तात्मक था, यानी कि महिलाओं को सम्मान मिलता था, महिलाओं को बढ़ चढ़कर दिखाने का काम किया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिशतात्मक यानी कि पुरुष प्रधान देश बन चुका था। क्या, पुरुषों का क्या था, दबदबा था, हर चीज में क्या किसको आगे दिखाया जाता था, पुरुषों का, इसलिए पुरुष प्रधान था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्त्री की क्या स्थिति थी, तो स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार नहीं था। आगे चलकर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, हाँ एक समय ऐसा भी आया था कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन पूरे वैदिक काल तक स्त्री को भी शिक्षा का अधिकार था, उपनयन संस्कार था, यानी कि स्त्री भी शिक्षा लेने जाती थी, अपने गुरु के समीप बैठते थे या वहां पर शिक्षा लेने का काम करते थे। यानी स्त्रियों का क्या था, शिक्षा लेने का अधिकार था, घर से बाहर निकल सकते थे। और देखते हैं स्त्रियों के बारे में कि स्त्री पूर्ण विवाह कर सकती थी। क्या, स्त्री पूर्ण विवाह कर सकते थे, अगर किसी स्त्री का पुरुष मर गया है तो पूर्ण विवाह कर सकते थे। ये नहीं कि यहाँ पर सती प्रथा थी, इस समय तक थी कि अगर स्त्री का कोई अगर पुरुष मर गया तो उस पुरुष के साथ स्त्री को भी जला दिया जाता था, ऐसा नहीं था, स्त्री पूर्ण विवाह कर सकती थी। नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। क्या, नियोग प्रथा यानी कि देवर से शादी कर सकते थे। अगर किसी का हस्बैंड मर गया हो तो वो जो हस्बैंड का भाई होता है देवर, यानी कि देवर से शादी करने का प्रचलन था, जिसे क्या करते थे, नियोग प्रथा थी, यानी कि स्त्रियों को छूट स्वतंत्रता दी जाती थी। आगे देखते हैं कि यहाँ पर बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं थी। इस समय तक हम लोग क्या देखते हैं कि बाल विवाह जैसा कोई चीज नहीं था और दहेज प्रथा जैसा चीज नहीं था, लेकिन आगे चलकर ये सारे चीज भारत जैसे देश में हो गई थी। बाल विवाह यानी कम उम्र में ही शादी कर देना, दहेज प्रथा यानी कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ये सब प्रचलन था। लेकिन इस समय ऋग्वैदिक काल तक पूर्ण विवाह नियोग प्रथा तो थी, लेकिन बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं थी। आगे देखते हैं कि अपाला घोषा। क्या, अपाला घोषा, ये जो स्त्री का नाम है, जो ये सब विदेशी स्त्री थी, यहाँ पर विदेशी स्त्रियों का चर्चा भी किया गया है, अपाला घोषा जैसे, यानी कि विदेशी स्त्रियां भी यहाँ थी। आगे देखते हैं कि यहाँ का समाज जो था शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। क्या, यहाँ का जो समाज कैसा था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था, यानी शाकाहारी कुछ लोग थे और कुछ मांसाहारी लोग भी थे।
यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे? मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य और घुड़दौड़। मनोरंजन के लिए लोग पासा खेलते थे, मनोरंजन के लिए लोग नृत्य करने का काम करते थे, मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे? घुड़दौड़ काम करने का काम करते हैं। आइए दोस्तों एक बार फिर यहीं पर इसका रिकॉल कर दिया जाए। यहीं पर पढ़ना है, यहीं पर नोट करना है, यहीं पर लगे हाथ क्या करना है दोस्तों? याद करना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ किसी चीज को आप रटे नहीं, किसी चीज को समझे। आइए यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था? समतावानी यानी कि समान था। वर्ण व्यवस्था का क्या उल्लेख था? हाँ, वर्ण व्यवस्था का कर्म पर उल्लेख था, जिसका क्या ऋग्वेद के 9वें मंडल में चर्चा मिलती है। वर्ण व्यवस्था का और अधिक विस्तार ऋग्वेद के 10वें मंडल में चलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में चर्चा मिलती है। दास प्रथा का क्या प्रचलन था? तो दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। क्या स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था? हाँ, शिक्षा का अधिकार था। क्या यहाँ के समाज माटी सकारात्मक था? नहीं, प्रीति समाज था। परिवार संयुक्त रूप से रहने का काम करते थे। विदेशी महिलाओं का भी बारे में चर्चा मिलता है। पहला अवस्था यहाँ पर पूर्ण विवाह था। नियोग प्रथा यानी देवर से शादी कर सकती थी। और ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पर मनोरंजन का साधन था, पासा, नृत्य और घुड़दौड़ भी था। तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ के ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन दोस्तों आपका क्या हुआ होगा? समझ में आया होगा। अगर आप जरूरत पड़े तो इस वीडियो को एक बार फिर देखें और साथ साथ नोट करते चलें। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलती होगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें दोस्तों? शेयर करें। आज चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। और कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है और आपको वीडियो में क्या कंटेंट चाहिए और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ये सारे चीज आपको इस चैनल पर दिया जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। आने वाले वीडियो में इस चैप्टर का हम लोग क्या देखेंगे? धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? उत्तर वैदिक काल के बारे में, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को देखेंगे। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और दोस्तों हमेशा स्वस्थ रहना, खुश रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।